Welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is India-US ties withered several challenges. The second issue is related to election of the Vice President of India, and the third issue is related to mangrove forest in India, and fourth issue is related to IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor. So let's discuss all the issues in detail. व्हाट आर लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया यूएस रिलेशंस में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हाई इन यूज इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स शेयर अ comprehensive global strategic partnership anchored in shared interest, democratic values and robust people to people ties। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि शेयर्ड इंटरेस्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रोबस्ट पीपल टू पीपल टाइज के द्वारा एंकर्ड किए जाते हैं। इट मींस इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच इंटरेस्ट शेयर होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दोनों कंट्री प्रोमोट करते हैं एंड पीपल टू पीपल टाइज को दोनों ही कंट्री प्रोमोट करते हैं। दिस पार्टनरशिप हैज विदर्ड सेवरल ट्रांजिशंस एंड चैलेंजेस। इंडिया और यूएस के बीच जो पार्टनरशिप है रिसेंट टाइम में एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है और वेरियस चैलेंजेस दोनों नेशंस के पार्टनरशिप में कुछ क्रिएट हुए हैं। रिसेंट कमेंट फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप about India's purchase of military hardware and energy from Russia and announced 25% tariff on Indian imports plus a penalty can affect relations। यूएस प्रेसिडेंट के इंडिया के बारे में कुछ रिसेंट कमेंट ने दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस है काफी हद तक अफेक्ट किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया को रसिया से कुछ मिलिट्री हार्डवेयर एंड एनर्जी परचेज नहीं करना चाहिए और इसी का ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हुए यूएस ने इंडिया के ऊपर यूएस के अंदर इंपोर्ट होने वाले आइटम्स पर 25% तक का टैरिफ इम्पोज किया है, प्लस और भी पेनल्टीज इंडिया के ऊपर इम्पोज की गई हैं। वाई इंडिया यूएस ट्रेड इशूज गॉट मोमेंटम। इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड इशूज हैं वो मोमेंटम क्यों गेन किया। टैरिफ लेविड ऑन इंपोर्ट इन इंडिया आर 5 टाइम्स हायर देन व्हाट द यूएस लेविज ऑन इट्स इंपोर्ट। इंडिया के अंदर यूएस आइटम्स पर जो टैरिफ लगाया जाता है वो 5 टाइम्स ज्यादा है यूएस के कंपेयर में। इट मींस हमारे आइटम्स पर यूएस जितना टैरिफ लेवी करता है, यूएस के आइटम्स पर हमारा कंट्री 5 टाइम्स ज्यादा टैरिफ लेवी करता है। ये मेन डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्शन है। The average duty levied by India was 17% in 2023 compared to 3.3% levied by US। यूएस के द्वारा इंडिया के आइटम्स पर ओनली 3.3% का टैरिफ लेवी किया जाता है, जबकि इंडिया के द्वारा यूएस के आइटम्स पर 17% तक का टैरिफ लेवी किया जाता है। इंडिया हायर एवरेज वाज मोस्टली ड्यू टू इन हाई टैरिफ्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। इंडिया का जो हाई टैरिफ है इसका सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगाया गया टैरिफ, क्योंकि इंडिया चाहता है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है और इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। यही वजह है कि इंडिया ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया हुआ है और यूएस के ऊपर भी जो ये टैरिफ इम्पोज किया गया है ये इसी वजह से हाई है। एवरेज टैरिफ लेविड बाय इंडिया ऑन नॉन एग्रीकल्चर गुड्स वाज लेस देन 15% बिटवीन 2018 एंड 2023। 2018 और 2023 के बीच में नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर इंडिया ने अबाउट 15% तक का टैरिफ लेवी किया। The duty on agricultural goods, however, has always been more than twice the duty on non-agricultural products and exceeded 38% in all years except in 2020। एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर जो टैरिफ इंडिया लेवी करता है इसमें डबल का डिफरेंस है। इट मींस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर जहां पर 38% तक का टैरिफ इंडिया लेवी करता है, वहीं नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर ओनली 17% तक का टैरिफ इंडिया लेवी करता है। इंडिया हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड टैरिफ ऑन बोरबोन विस्की फ्रॉम 150% टू 100%। यूएस के ऑब्जेक्शंस को देखते हुए इंडिया ने कुछ मेजर्स टेकिंग किए। बोरबोन विस्की पर इंडिया ने टैरिफ 150% से 100% तक रिड्यूस किया। ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, इंडिया इज इंक्रीजिंगली एक्सपोर्टिंग मोर टू द यूएस, वाइडनिंग इट्स ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड सरप्लस है वो वाइड हो रहा है बिकॉज इंडिया यूएस के लिए ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वहीं यूएस इंडिया के लिए कम एक्सपोर्ट करता है। इस वजह से ट्रेड सरप्लस दोनों कंट्रीज के बीच में वाइड हो रहा है और यही डोनाल्ड ट्रंप का मेन ऑब्जेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया भी हमारे आइटम्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे।
Goods exported to the US from India have crossed $53 billion in financial year 25 and exceeded 18% of India's total export from about 15% a decade ago. इंडिया के द्वारा यूएस के अंदर जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो 53 बिलियन डॉलर तक क्रॉस हो चुके हैं अप्रैल टू नवंबर फाइनेंशियल 25 में। एंड इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में 18% शेयर यूएस के साथ है। वाई टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज्ड, टैरिफ क्यों इम्पोज किए जाते हैं? टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज टू ब्लॉक इम्पोर्ट फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज इनटू द यूएस। टैरिफ इसलिए इम्पोज किए जाते हैं, स्पेशली यूएस ने इसलिए टैरिफ इम्पोज किए हैं ताकि पार्टनर कंट्रीज के द्वारा कम से कम इंपोर्ट किया जा सके, बिकॉज यूएस वांट्स इंडिया टू इंपोर्ट मोर फ्रॉम देम। यूएस चाहता है कि इंडिया यूएस से ज्यादा इंपोर्ट करे। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड ऑन इंपोर्ट कंट्री वाइज। कौन सा कंट्री इंपोर्ट पर कितना ड्यूटी लेवी करता है उससे रिलेटेड चार्ट हम देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर टॉप पर है, चाइना इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर है। यूएस एक ऐसा कंट्री है जो इंपोर्ट पर सबसे कम टैरिफ लगाता है। थर्ड नंबर पर चाइना, रसिया, यूरोपियन यूनियन एंड जापान, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में यूएस। इट मींस डोनाल्ड ट्रंप जो अभी टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं वेरियस कंट्रीज के इंपोर्ट पर, वो इसलिए इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यूएस इंपोर्ट पर सबसे कम टैरिफ लेवी कर रहा है, जबकि अदर कंट्रीज सच एज इंडिया, ब्राजील, चाइना ये बहुत ज्यादा टैरिफ लेवी कर रहे हैं। द चार्ट शो द नंबर ऑफ अप्लाइड टैरिफ लाइंस। इंडिया और यूएस के बीच में कौन कौन से टैरिफ लाइन अप्लाइड की गई हैं? द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड कैटेगरी वाइज ऑन इंपोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं, इंडिया ने एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर कितना परसेंट टैरिफ इम्पोज किया हुआ है? हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर 39% तक का टैरिफ लेवी करता है इंडिया, जबकि नॉन एग्रीकल्चरल आइटम्स पर 13.5% तक टैरिफ लेवी करता है। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ऑन इंपोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया में किन किन आइटम्स के इंपोर्ट पर कितना परसेंट तक टैरिफ लेवी किया जाता है उससे रिलेटेड ये चार्ट है। हम देख सकते हैं कि बिवरेजेज एंड टोबैको आइटम्स पर इंडिया 74% तक टैरिफ लेवी करता है। ऑयल सीड, फैट्स एंड ऑयल आइटम्स पर 54.1% तक टैरिफ लेवी किया जाता है। शुगर्स एंड कॉन्फेक्शनरी 51%, कॉफी टी 56%, सीरियल्स एंड प्रिपरेशंस 37%, डेयरी प्रोडक्ट 34%, एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड प्लांट्स अबाउट 32 to 34% तक टैरिफ लेवी करता है इंडिया। एनिमल प्रोडक्ट पर 32% तक, फिश एंड फिश प्रोडक्ट 30%, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 31 to 28%, अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट 28%, क्लोथिंग 20%, टेक्सटाइल 16%, लेदर, फुटवेयर एटसेट्रा 15%। एंड हम देख सकते हैं कि नीचे कॉटन पर 9.4% या 26% तक का टैरिफ लेवी किया जाता है। पेट्रोलियम पर 9.2, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी 7.8, 7.9% तक टैरिफ इंडिया लेवी करता है। द चार्ट शो द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट टू द यूएस इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में यूएस के शेयर कितना है? हम देख सकते हैं कि 2015-16 में 15.37% एक्सपोर्ट शेयर यूएस के साथ था। 2016-17 ये धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि ये इंक्रीज हुआ। 22-23 में यूएस के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट शेयर है वो थोड़ा डाउन हुआ, एंड 2024-25 में ये शेयर 18.6% तक इंक्रीज हुआ है। इंडिया यूएस रिलेशंस एवोल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस इंडिया यूएस रिलेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन। कोल्ड वॉर के टाइम पर और कोल्ड वॉर के बाद में इंडिया और यूएस के रिलेशंस में किस तरह से चेंजेस आए। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट व्हाइल द यूएस हैड स्ट्रॉन्गर टाइज विद पाकिस्तान। कोल्ड वॉर एरा की अगर बात की जाए तो इंडिया ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल को फॉलो किया था उस टाइम पर, जबकि यूएस उस टाइम पर पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्गली टाइज था। इट मींस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। दोनों का जो प्रिंसिपल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इंडिया एक तरफ नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, वहीं यूएस जो था पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद रिलेशंस में कैसे चेंज आए? इंडिया एंड द यूएस बिगन बिल्डिंग क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और यूएस दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज काफी क्लोज हुए। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2005 मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ। 2005 में, स्पेशली 2005 में दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रॉन्ग टाइज स्टार्ट होते हैं।
बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और यहीं से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों का स्टार्ट होता है। सम फाउंडेशनल एग्रीमेंट, दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी हुए हैं, सच एज लेमो साइन किया गया, कोमका से साइन किया गया, बैका, जीसोमिया, ये सारे कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किए गए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया यूएस रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों कंट्रीज का जो रिलेशन है, जो स्ट्रॉन्ग टाइज है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड विद लीड टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बोथ नेशंस। यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दोनों कंट्रीज के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज होंगे तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बायलैटरल ट्रेड भी दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ सकता है। इट मीन्स दोनों कंट्रीज के बीच में अगर इकोनॉमिक टाइज काफी हद तक रोबस्ट होते हैं तो इससे इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड दोनों ही इनहांस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा एंड दोनों नेशंस के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर किया जा सकता है। और इस टाइम बात अगर इकोनॉमिक टाइज का किया जाए तो इस टाइम यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर टू, डिफेंस कोलैबोरेशन, सम स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट लाइक द लेमोआ एंड कॉमकासा फैसिलिटेड इंटरऑपरेबिलिटी एंड डीपर मिलिट्री कोऑपरेशन। इंडिया और यूएस के बीच में कुछ डिफेंस कोलैबोरेशंस भी हमने देखे हैं और डिफेंस कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट लाइक लेमोआ एंड कॉमकासा साइन किया गया है और ये दोनों ही एग्रीमेंट कहीं ना कहीं मिलिट्री कोऑपरेशन को डीपर करने के लिए एंड इंटर ऑपरेबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट के तौर पर लेमोआ एंड कॉमकासा साइन किया गया, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज युद्ध अभ्यास, दोनों कंट्रीज के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, दोनों कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप भी है। कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विल एनहांस इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस, दोनों कंट्रीज के बीच में अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के बीच में कोऑपरेशन कोलैबोरेशन होगा तो इससे इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईकैड, आईकैड जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में साइन किया गया एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को शो करता है। आईकैड मींस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नंबर फोर, कल्चरल एक्सचेंजेस, अ वाइब्रेंट डियास्पोरा एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस एनरिच कल्चरल टाइज एंड एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू सोसाइटीज ऑफ द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के बीच में वाइब्रेंट डियास्पोरा एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस हो रहे हैं जो कि दोनों कंट्रीज के कल्चरल टाइज को एनरिच करते हैं एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन यूएस, यूएस के अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अभी भी स्टडी कर रहे हैं। नंबर 5, क्लाइमेट कॉपरेशन, जॉइंट एफर्ट इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल स्ट्रेंथन ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इनिशिएटिव, दोनों कंट्रीज के बीच में क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए कुछ जॉइंट एफर्ट दोनों कंट्रीज के द्वारा किए गए हैं सो दैट ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जा सके। फॉर एग्जांपल द यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, यूएस और इंडिया ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को साइन किया है। नंबर 6, स्क्वाड अलायंस, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एनहांस रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस इन इंडो पैसिफिक। इंडिया और यूएस दोनों ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं और इससे रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दोनों ही कंट्री प्रमोट कर रहे हैं एंड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द क्वाड इनिशिएटिव इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्वाड का ये इनिशिएटिव रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके और क्वाड के मेंबर ने, ये क्वाड ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव भी कोविड के ड्यूरिंग टेकिंग किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस, इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस रिलेशंस का हम सेपरेटली तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो काफी लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं। रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्शन रहा है कि इंडिया रसिया से उतना ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट ना खरीदे जितना अब खरीदा जा रहा है।
इसी वजह से दोनों कंट्रीज के जो टाइज हैं वो काफी हद तक नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं। इंडिया यूएस के डिफेंस रिलेशंस 2005 strategic dialogue were initiated which led to deeper engagement between US and India। 2005 में दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग इनिशिएट किया गया, जिसने इंडिया और यूएस के बीच में एंगेजमेंट को काफी डीपर किया। 2016 द यूएस designated India as a major defense partner, enhancing access to advanced technology and collaboration। 2016 में यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया था, और इसके बाद इंडिया का एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन के लिए एक्सेस इन्हांस हुआ यूएस के साथ। 2016 के आसपास मेजर डिफेंस पार्टनर था इंडिया यूएस के लिए। 2016 टू 18 16 17 18 में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए थे। द यूएस एंड इंडिया साइंड सेवरल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बिटवीन 2016 एंड 18। 16 17 18 के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में वेरियस बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए। नंबर 1 लेमोवा। लेमोवा मीन्स लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इट फैसिलिटेट म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन बोथ कंट्री। लेमोवा के थ्रू दोनों कंट्रीज के बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट को फैसिलिटेट किया गया। नंबर 2 कोमकासा। कोमकासा मीन्स कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, फैसिलिटेट्स सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन यूएस इंडियन मिलिट्रीज फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। कोमकासा कोमकासा के थ्रू इंडिया और यूएस मिलिट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए ये यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया था। इट मीन्स कोमकासा जो साइन किया गया था वो इंडिया और यूएस मिलिट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए साइन किया गया था। नंबर 3 बेका। बेका मीन्स बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दिस अलाउ शेयरिंग ऑफ जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस फॉर एनहांस्ड मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन। बेका जो साइन किया गया है, बेका के थ्रू मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन को इन्हांस करने के लिए जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस इसके अंडर शेयर करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया। इट मीन्स मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन को बेटर करने के लिए इंडिया ने यूएस के साथ बेका साइन किया गया था। नंबर 4 जी सोमिया। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। जी सोमिया मीन्स जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। GSOMIA protect the exchange of information, also fostering intelligence collaboration। इंडिया और यूएस के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए GSOMIA साइन किया गया था। साथ ही इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को फोस्टर करने के लिए भी GSOMIA एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट था। 2018 फॉर इजियर एक्सेस टू यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया रिसीव्ड स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस इन 2018। यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक इजीली एक्सेस को एनहांस करने के लिए इंडिया को 2018 में यूएस के द्वारा स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का स्टेटस गिवन किया गया था। इट मींस अगर यूएस किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का अगर स्टेटस गिवन कर देता है तो इससे यूएस के मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक एक्सेस इजी हो जाता है। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मिनिस्टर डायलॉग भी स्टार्ट किया गया था 2019। इन 2019 फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ एंड साइनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स फॉर यूएस कंपनीज इन इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन। 2019 में फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम था टाइगर ट्रायम्फ। 2020 Initiative on Critical and Emerging Technology (ICAT) to drive collaboration in AI, quantum computing, and cyber security was launched in 2020। 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोलैबोरेशन के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में कोलैबोरेशन के लिए, साइबर सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में ICAT इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी साइन किया गया था। 2021 Maritime Information Sharing Technological Arrangement (MISTA) was established in 2021 to improve maritime domain awareness। 2021 में इंडिया और यूएस के बीच में मिस्टा साइन किया जाता है। मिस्टा मीन्स मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट, और मिस्टा साइन करने के बाद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जा सका। 2021-22 प्रोग्रेस इन मेजर इक्विपमेंट डील इंक्लूडिंग F414 फाइटर जेट इंजन्स एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन।
2021-22 में इंडिया और यूएस के बीच में मेजर इक्विपमेंट डील किए गए। F414 फाइटर जेट इंजन से रिलेटेड एंड MQ-9 भी स्काई गार्जियन ड्रोन से रिलेटेड यहाँ पर साइन किए गए। 2023 India US Defense Acceleration Ecosystem Index X under ICAT was launched in 2023 to foster collaboration among defense companies, investors and research institutions. डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच में कोलैबोरेशन को फोस्टर करने के लिए 2023 में आई कैट के अंदर इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम साइन किया गया। चैलेंजेस इन इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया और यूएस के बीच जो रिलेशंस है प्रेजेंट में क्या क्या चैलेंज है। नंबर, ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंसेस कॉजेज फ्रिक्शन अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हो रहे हैं और इस वजह से एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी हद तक अफेक्ट हो रहा है। यूएस कंसर्न ओवर इंडिया टैरिफ ऑन वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव लेड टू ट्रेड डिस्प्यूट। यूएस का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि इंडिया ने यूएस के आइटम्स पर, स्पेशली एग्रीकल्चरल आइटम्स पर हाई टैरिफ लेवी कर रखा है, जिसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। नंबर 2, डाटा प्राइवेसी कंसर्न, बोथ कंट्रीज हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा। दोनों कंट्रीज का डाटा प्रोटेक्शन को लेकर जो अप्रोच है, क्रॉस बॉर्डर डाटा को लेकर जो अप्रोच है, वो डिफरेंट अप्रोच है। यूएस वांट्स फ्री डाटा फ्लो व्हाइल इंडिया एम्फसाइज डाटा लोकलाइजेशन फॉर प्राइवेसी। यूएस चाहता है कि डाटा का फ्री फ्लो होना चाहिए, जबकि इंडिया चाहता है कि प्राइवेसी को ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 3, डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स, डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिले स्लो डिफेंस कोलैबोरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स हैं उसकी वजह से भी कभी कभी टाइज इफेक्ट होते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से डिफेंस कोलैबोरेशन स्लो हुए हैं। फॉर एग्जांपल, द डिले इन फाइनलाइजिंग द प्रेडेटर ड्रोन डील। Number 4, intellectual property rights. Disagreement over intellectual property protection, especially pharmaceuticals, impact trade negotiations. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड दोनों कंट्रीज के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जिसकी वजह से ट्रेड नेगोशिएशंस इम्पैक्ट होते हैं। नंबर 5, वीजा रेस्ट्रिक्शंस, स्टूड यूएस वीजा रेगुलेशंस पर्टिकुलरली फॉर H-1B वीजा लिमिट इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स मोबिलिटी हु अफेक्ट द टेक इंडस्ट्री। इंडिया और यूएस के बीच जो टाइज इफेक्ट हुए हैं वो वीजा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हुए हैं, बिकॉज इंडिया ने वीजा रेगुलेशंस को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया, पर्टिकुलरली H-1B वीजा से रिलेटेड रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। इसके वजह इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स का जो मोबिलिटी था यूएस के अंदर वो लिमिट हो चुका है। नंबर 6, जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस, डाइवर्जिंग व्यू ऑफ बोथ कंट्रीज ऑन ईरान, रसिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स चैलेंजेस बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। कुछ दोनों कंट्रीज के बीच में जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज ईरान, रसिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर डिफरेंट व्यू रखते हैं। कभी कभी बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के बिफोर ये काफी एक चैलेंज के रूप में हम देखते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। आवर फोकस एरिया इज लोकेशन, इंपोर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ मैंग्रोव्स। What is the definition of mangroves? Mangroves are salt-tolerant trees and shrubs that grow in coastal intertidal zone, mainly in tropical and subtropical regions. Mangroves salt-tolerant trees और shrubs हैं जो कि coastal intertidal zone के अंदर grow होते हैं, mainly tropical and subtropical regions में ये grow होते हैं। These unique ecosystems thrive in saline or brackish water, withstanding harsh environmental conditions such as tidal fluctuations, high salinity and low oxygen level in the soil. ये जो इनका इकोसिस्टम होता है, यूनिक इकोसिस्टम होता है जो कि सैलिन और ब्रैकिश वाटर के अंदर थ्राइव करता है। हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज टाइडल फ्लक्चुएशंस, हाई सैलिनिटी एंड लो ऑक्सीजन लेवल में भी ये अपने आप को विदस्टैंड कर सकता है। यही वजह है कि ये जो इकोसिस्टम है ये यूनिक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्ट एज अ क्रूशियल बफर बिटवीन सी एंड लैंड, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। मैंग्रोव फॉरेस्ट सी और लैंड के बीच में बफर के तौर पर वर्क करते हैं और वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के लिए हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं। मैंग्रोव्स कैरेक्टरिस्टिक, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। नंबर 1, सॉल्ट टॉलरेंट, ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। दे हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स स्ट्रक्चर सच एज सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स एंड सॉल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स टू मैनेज हाई सैलिनिटी लेवल्स। हाई सैलिनिटी लेवल्स को मैनेज करने के लिए मैंग्रोव्स का जो रूट होता है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का होता है जो कि सॉल्ट को फिल्टर कर सकता है एंड एक्सक्रीशन
सॉल्ट का लीव्स के थ्रू हो सकता है। नंबर 2 एरियल रूट्स, न्यूमेटोफोर्स, दीज रूट्स हेल्प इन रेस्पिरेशन बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन वाटर लॉर्ड सॉइल। मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो रूट होती हैं वो एरियल होती हैं, सॉइल से ऑक्सीजन टेकिंग करने की उनकी कैपेसिटी होती है। नंबर 3 प्रॉप रूट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्ज, टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्ज के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रॉप रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Number 4 Viviparity, seeds germinate during attached to the parent tree to overcome the challenge of germination in saline water। saline water में germination से related various challenge होते हैं, बट इस challenge को overcome करने के लिए सीड जो होते हैं वो पेरेंट रॉक पर जिस टाइम पर अटैच होते हैं उसी टाइम पर जर्मिनेशन इनके अंदर स्टार्ट हो जाता है। नंबर 5 एफिशिएंट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मैंग्रोव्स आर अमंग द मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम प्लेइंग अ वाइटल रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम्स रखते हैं और इसीलिए क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट का लोकेशन क्या क्या है। नंबर 1 सुंदरबन वेस्ट बंगाल, इट इज लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर। पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जोन जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन जोन है, जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर भी मिल जाएगा। नंबर 2 महानदी गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश रीजन में पड़ता है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड क्रूशियल फॉर कोस्टल प्रोडक्शन। महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टा ये भी एक मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट साइट्स हैं और बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच है, कोस्टल प्रोडक्शन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 3 पिचवरम मैंग्रोव्स जो कि तमिलनाडु बॉर्डर पर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये भी एक लार्जेस्ट मैंग्रोव कॉम्प्लेक्सेस है। नंबर 4 भितरकनिका मैंग्रोव्स जो कि ओडिशा में, इट इज रामसार साइड नोन फॉर एस्चुरिन क्रोकोडाइल्स। भितरकनिका मैंग्रोव्स जो है वो एक रामसार साइड भी है जो कि एस्चुरिन क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। नंबर 6 गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, अ यूनिक इकोसिस्टम इन एन एरिड रीजन, एक एरिड रीजन में ये एक यूनिक इकोसिस्टम रखता है। नंबर 6 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, इंपॉर्टेंट मैंग्रोव हैबिटेट प्रोवाइडिंग शेल्टर टू डाइवर्स मैरीन लाइफ। अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप में भी कुछ मैरीन मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पूरे अर्थ पर टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। मैंग्रोव स्टेटस इन इंडिया, इंडिया has taken significant steps to protect and conserve its mangrove ecosystem। मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने सिग्निफिकेंट स्टेप्स टेकिंग किए हैं। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, द मैंग्रोव स्टेटस इन इंडिया एज फॉलोज। टोटल मैंग्रोव्स कवर इन इंडिया इज 4992 स्क्वायर किलोमीटर, व्हिच इज 0.15% ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर टोटल मैंग्रोव कवर जो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर 42.45%, गुजरात 23.66% एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 12.39%। लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल के अंदर है, ओवरऑल मैंग्रोव का 42.45% वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर गुजरात आता है जहाँ पर 23.66% है। थर्ड नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जहाँ पर 12.39% मैंग्रोव्स है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया इज द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, व्हिच इज आल्सो कंसीडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम ग्लोबली। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, जो कि लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम्स है ग्लोबल लेवल पर। सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1 कोस्टल प्रोडक्शन, मैंग्रोव्स एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट स्टॉर्म सर्ज साइक्लोन्स एंड सुनामी। स्टॉर्म साइक्लोन एंड सुनामी के अगेंस्ट मैंग्रोव एक नेचुरल बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ मैंग्रोव्स इन ओडिशा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन एम्फान इन 2020। ओडिशा कोस्ट पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है 2020 में ओडिशा के अंदर साइक्लोन एम्फान आया था, उसके इम्पैक्ट को काफी हद तक इन मैंग्रोव फॉरेस्ट ने रिड्यूस किया था। नंबर 2 कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, दे स्टोर अप टू 4 टाइम्स मोर कार्बन देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट का कंपेयर में मैंग्रोव फॉरेस्ट 4 टाइम्स ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड एंड हैबिटेट फॉर फिश, क्रिस्केंस एंड बर्ड्स। बहुत सारे बर्ड्स के लिए, फिश के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करने में मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है।
Number 4, livelihood support. Many coastal communities depend on mangrove for fishing, honey production and timber. मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत सारी कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, बिकॉज बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो फिशिंग के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए, टिम्बर के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट पर डिपेंड है। नंबर 5, टूरिज्म। इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज इन मैंग्रोव रीजन्स बूस्ट लोकल इकोनॉमीज। टूरिज्म के लिए भी मैंग्रोव फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, बिकॉज इको टूरिज्म फैसिलिटीज ने लोकल इकोनॉमीज को काफी हद तक बूस्ट किया है। नंबर 6, फिशरीज। मैंग्रोव सपोर्ट मैरीन लाइफ विच हेल्प टू सस्टेन लोकल एंड कॉमर्शियल फिशरीज। मैरीन मैंग्रोव फॉरेस्ट मैरीन लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जो कि लोकल एंड कॉमर्शियल फिशरीज को सस्टेन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, द गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव सपोर्ट नियरली 40% ऑफ द गुजरात मैरीन फिश कैच। गुजरात के अंदर जितना भी मैरीन फिश कैचिंग किया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव 40% तक सपोर्ट करते हैं। नंबर 7, वाटर क्वालिटी। मैंग्रोव फिल्टर पोल्यूटेंट्स, हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कोस्टल वाटर्स, सो दीज फॉरेस्ट आर नोन एज द किडनी ऑफ द प्लांट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट को फिल्टर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हैवी मेटल्स को फिल्टर करते हैं, एंड कोस्टल वाटर के थ्रू जो एक्सेस न्यूट्रिएंट आते हैं उन्हें भी ये फिल्टर करने का काम करते हैं। दैट इज वाई मैंग्रोव फॉरेस्ट आर नोन एज किडनी ऑफ द प्लेनेट। व्हाट आर वेरियस थ्रेड टू मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर वेरियस थ्रेड प्रेजेंट में क्या क्या है। इसमें हम कुछ नेचुरल थ्रेड की बात करेंगे एंड कुछ एंथ्रोपोजेनिक थ्रेड की बात करेंगे। नेचुरल थ्रेड, नंबर 1, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म सर्जेस। Frequent cyclones such as Cyclone Amphan in 2020 have caused significant damage to mangroves in Odisha, uprooting trees and altering coastal landscapes. फ्रिक्वेंट साइक्लोन की वजह से मैरीन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 2020 में जो साइक्लोन एम्फान आया था, इसकी वजह से ओडिशा कोस्ट पर मैंग्रोव फॉरेस्ट सिग्निफिकेंटली डैमेज हुए थे, ट्रीज अपरूटिंग हुए उस टाइम पर, एंड कोस्टल लैंडस्केप भी अल्टर हुआ। नंबर 2, कोस्टल इरोजन। राइजिंग सी लेवल्स एंड चेंजिंग वाटर पैटर्न एक्सेलरेट द इरोजन ऑफ मैंग्रोव हैबिटेट व्हिच लीड्स टू हैबिटेट लॉस। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग राइज होने से सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वेव पैटर्न ओशंस का सी का चेंज हुआ है, और इससे मैंग्रोव हैबिटेट इरोजन हुआ है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस भी हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट क्या क्या है। नंबर, डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। लार्ज स्केल कन्वर्जन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन एंड श्रिम्प फार्मिंग हैज लीड टू एक्सटेंसिव लॉस ऑफ मैंग्रोव कवर। बिकॉज प्रेजेंट में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, एक्वाकल्चर के लिए। इसके लिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है राइस कल्टीवेशन के लिए, श्रिम्प फार्मिंग के लिए कट किया जा रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट को, जिसकी वजह से मैंग्रोव कवर काफी लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया नियरली 40% ऑफ मैंग्रोव लॉस इज एट्रीब्यूटेड इन एक्वाकल्चर एक्सपेंशन। इंडिया के अंदर 40% मैंग्रोव फॉरेस्ट इसलिए लॉस्ट हुए हैं क्योंकि एक्वाकल्चर एक्सपेंशन बहुत ज्यादा किया जा रहा है। नंबर, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक डेब्रिस एंड ऑयल स्पिल्स डिग्रेड मैंग्रोव इकोसिस्टम। अनट्रीटेड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक डेब्रिस एंड ऑयल स्पिल, ये सब मैंग्रोव इकोसिस्टम को डिग्रेड कर रहे हैं। नंबर 3, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कोस्टल सिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्ट इन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मैंग्रोव फॉरेस्ट की का जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोस्टल सिटीज का रैपिडली एक्सपेंशन हो रहा है, पोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। नंबर 4, इलीगल लॉगिंग। मैंग्रोव वुड इज हार्वेस्टेड फॉर टिम्बर, फ्यूल एंड चारकोल प्रोडक्शन, लीडिंग टू द डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। इलीगल लॉगिंग भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर एक चैलेंज क्रिएट करता है, बिकॉज मैंग्रोव वुड का जो हार्वेस्ट किया जाता है वो टिम्बर के लिए, फ्यूल के लिए, चारकोल प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है। इससे मैंग्रोव फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा डिप्लेशन हो रहा है। मैंग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट। मैंग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं, इंटरनेशनली क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एंड इंडिया ने क्या क्या एफर्ट किए हैं। नंबर 1, रामसार कॉन्वेंशन 1971 recognizes the importance of wetland including mangroves and commit to their conservation and sustainable use। मैंग्रोव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए एंड सस्टेनेबल यूज के लिए वेटलैंड एंड मैंग्रोव्स दोनों को ही रामसार कॉन्वेंशन 1971 में इंपॉर्टेंस गिवन किया गया था। नंबर 2, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इट सपोर्ट मैंग्रोव कंजर्वेशन अंडर वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैंग्रोव को कंजर्वेशन के लिए अंडर वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर ये कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए।
Number 3, IUCN, International Union for Conservation of Nature. It work on a global mangrove restoration project. ग्लोबली जितने भी मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, IUCN उनके साथ वर्क कर रहा है। नंबर 4, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। इट फोकस ऑन कंजर्विंग कोस्टल इकोसिस्टम्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कोस्टल इकोसिस्टम को किस तरह से कंजर्व किया जाए, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव इस पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। इंडियन कंजर्वेशन एफर्ट फॉर मैंग्रोव। मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया लेवल पर क्या क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए गए। नंबर 1, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। मिस्टी मिस्टी जो लॉन्च किया गया है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। 2023 में मिस्टी लॉन्च किया गया था विच इंक्रीज मैंग्रोव कवर अलोंग कोस्ट लाइन एंड सॉल्ट पेन लैंड्स। 2023 में मैंग्रोव कवर को इंक्रीज करने के लिए एंड स्पेशली कोस्ट लाइन में और सॉल्ट पेन लैंड में मैंग्रोव फॉरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए मिस्टी लॉन्च किया गया। मिस्टी मीन्स मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। नंबर ऑफ मैंग्रोव्स कैंपेन एनकरेज सिटीजन्स इन कोस्टल स्टेट्स टू कंजर्व मैंग्रोव्स। मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस कैंपेन किए जा रहे हैं जो कि सिटीजन्स को मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए इंकरेज कर रहा है। नंबर 3, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव इकोसिस्टम में किस तरह से सस्टेनेबल एक्वाकल्चर किया जा सकता है, इट मीन सेम यहाँ पर लॉन्च किया गया। इट बिल्ड्स एक्वाकल्चर फार्म दैट यूज सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम। मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम में किस तरह से एक्वाकल्चर फार्म को बिल्ड किया जाए, सस्टेनेबल बनाया जाए, उससे रिलेटेड इसके अंदर कुछ वेरियस एफर्ट किए गए। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल नेचर फंड। ग्लोबल नेचर फंड के कोलैबोरेशन के साथ सेम जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया और बांग्लादेश के कोलैबोरेशन के साथ इम्प्लीमेंट किया गया। नंबर 4, कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ रूल्स। It prohibits the dumping of waste, industrial activities and land reclamation in the CRZ coastal regulation zone to protect mangrove. मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए CRZ रूल इम्प्लीमेंट किए गए। CR मीन्स कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसके अंडर, इस रूल के अंदर डंपिंग ऑफ वेस्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कोस्टल रीजन में प्रोहिबिट कर दी गई। नंबर 5, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ। मैंग्रोव एंड कोरल रीफ के कंजर्वेशन के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए कुछ एफर्ट टेकिंग किए टू इम्प्लीमेंट प्रमोशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट, सस्टेन, कंजर्व एंड ऑगमेंट इंप्रूव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ इनिशिएटिव टेकिंग किया गया। नंबर 6, नेशनल मैंग्रोव कमेटी। इट वाज सेट अप इन 1976 टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए 1976 में नेशनल मैंग्रोव कमेटी। व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसीजर टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। वाइस प्रेसिडेंशियल पोल टू बी हेल्ड ऑन September 9। September 9 को वाइस प्रेसिडेंट के लिए पोल स्टार्ट किए जाएंगे। वाई न्यूज, द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड ऑन September 9 एंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स विल टेक प्लेस ऑन द सेम डे। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन September 9 को किए जाएंगे। सेम डे वोट का जो भी रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। द इलेक्शन हैज बीन नेसेसिटेड ड्यू टू द सडन रेजिग्नेशन ऑफ जगदीप धनखड़ ऑन July 21। बिकॉज जुलाई 21 को जगदीप धनखड़ ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन किया था। इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन नेसेसरी हो जाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किया जाता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर के द्वारा किया जाता है और पार्लियामेंट के मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। For the election this year, which would be the 17th vice presidential poll 2025 में, यानी इस ईयर जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं ये 17th वाइस प्रेसिडेंशियल पोल के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। इट मीन्स अब जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो 17th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 233 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, 543 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा के ऑल नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा की अगर बात की जाए 233 मेंबर एंड राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ये सभी वोटिंग करते हैं। लोकसभा के अंदर 543 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, बट राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर 5 सीट वैकेंट है एंड
लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर की बात की जाए 1 सीट वैकेंट है, इस वजह से यहाँ पर 6 सीट कम हो जाती है। द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेज अ टोटल ऑफ 788 मेंबर्स बट आउट ऑफ इट 782 विल बी एबल टू वोट। इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 788 मेंबर्स कंप्राइज होते हैं इसमें, बट 782 मेंबर वोट कर पाएंगे बिकॉज 5 मेंबर राज्यसभा के अंदर नहीं है और 1 मेंबर लोकसभा के अंदर प्रेजेंट में नहीं है। Since all the electors are member of the parliament, the value of vote of each MP would be the same one. ऑल जो इलेक्टेड इलेक्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, यही वजह है कि ईच एमपी के वोट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी यानी 1 होगी। What are the constitutional provisions regarding the vice president? Vice president के regarding constitutional provisions क्या क्या है? Article 63 state that there shall be a vice president of India. Article 63 state करता है कि इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। Article 64 state that the vice president also serve as the ex officio chairman of the Rajya Sabha and cannot hold any office of the profit. आर्टिकल 64 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन के तौर पर भी सर्विस गिवन करेगा एंड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट पर वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द रोल और ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, दे विल नॉट परफॉर्म द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड विल नॉट रिसीव द सैलरी और अलाउंस डेजिग्नेटेड फॉर द चेयरमैन अंडर आर्टिकल 97। आर्टिकल 65 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट की ड्यूटी को वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम कर सकता है, उस केस में वो राज्यसभा के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करेगा और सैलरी एंड अलाउंसेस जो भी चेयरमैन के तौर पर उसको मिलता था वो गिवन नहीं किया जाएगा। Resignation from the office of vice president requires submitting a letter to the president of India effective upon acceptance. वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहता है तो इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट को उसे एक लेटर सबमिट करना होगा। प्रेसिडेंट जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा उस टाइम से मान लिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की नीड होती है? आर्टिकल 66 प्रोविजन क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, मस्ट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। किसी भी पर्सन को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए आर्टिकल 66 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर 1 इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नंबर 2 एट लीस्ट 35 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए, नंबर 3 राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज। कैंडिडेट को किसी भी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज में वर्क नहीं करना चाहिए। इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? आर्टिकल 68 मैंडेट दैट द इलेक्शन टू फिल द वाइस प्रेसिडेंट्स वैकेंसी ड्यू टू टर्म एक्सपायरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द करंट टर्म एंड। 68 आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किया गया है प्रेसिडेंट की वैकेंसी अगर फिल करनी है तो उसको एक्सपायरेशन टर्म एक्सपायरेशन से पहले इसको फिल करना होगा और करंट टर्म जो भी चल रहा है उसको उसके कंप्लीट होने से पहले ही इलेक्शन इसके लिए कंडक्ट कराना होगा। आर्टिकल 324 ग्रांट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द अथॉरिटी टू ओवरसी डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर ग्रांट करता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उसको ओवरसी करे, डायरेक्ट करे एंड इलेक्शन को कंट्रोल करे। पार्टिसिपेंट, आर्टिकल 66 state that the vice president is elected by an electoral college consist of elected and nominated member from both house of the parliament। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से बना होगा। इट मींस पार्लियामेंट का बहुत हाउस नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The election follows system of proportional representation uses single transferable vote and the voting is conducted by the secret ballot। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो भी इलेक्शंस कराए जाते हैं वो सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेस पर कराए जाते हैं। इसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज किया जाता है एंड सीक्रेट बैलेट के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं। oath of the vice president, article 69 the vice president must take an oath or affirmation before the president or an appointed representative before assuming office। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को एज्यूम करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के बिफोर और एन अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव के बिफोर ओथ टेकिंग करना होता है। आर्टिकल 69 के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट,
आर्टिकल 67 स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स अ 5-year टर्म फ्रॉम द डेट दे अज्यूम ऑफिस। आर्टिकल 67 में प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म होगा सर्विस का वो 5 ईयर का टाइम पीरियड होगा। व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? आर्टिकल 67 बी स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड इफ एन इफेक्टिव मेजोरिटी ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा पास अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल व्हिच मस्ट देन बी एग्रीड टू बाय द लोक सभा विद एट लीस्ट 14 days नोटिस गिवन बिफोर मूविंग द रेजोल्यूशन। आर्टिकल 67 भी ये स्टेट करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं एक इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कराना होता है। इट मीन्स राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कराने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कराना होगा। स्पेशली 50 मेंबर का शायद इसमें पहले एक अप्रूवल गिवन करना होता है एंड उसके बाद 14 days प्रायर नोटिस इससे रिलेटेड गिवन किया जाता है। Upon the expiry of the 14 days period, Rajya Sabha will take up the resolution for discussion allowing the procedure outlined in Article 67B। 14 days period एक्सपायर होने के बाद राज्यसभा एक रेजोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कशंस करती है। आर्टिकल 92 explicitly bar the chairman or deputy chairman from presiding over proceedings while a resolution for their removal is under consideration। वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी रिमूवल के लिए प्रोसीडिंग्स अगर अंडर कंसिडरेशन है उस टाइम पर वो राज्यसभा के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के तौर पर प्रिसाइडिंग ओवर नहीं कर सकता। पावर एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नंबर, कैन एडजॉर्न और सस्पेंड द हाउस। वाइस प्रेसिडेंट चाहे तो हाउस को एडजॉर्न कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन एडजॉर्न द हाउस और सस्पेंड इट्स सिटिंग इफ देयर इज नो quorum। राज्यसभा का चेयरमैन चाहे तो सिटिंग को सस्पेंड कर सकता है अगर उसे लगता है कि कोरम नहीं है। नंबर 2, डिस्क्वालीफाई अ मेंबर। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द चेयरमैन टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ राज्यसभा मेंबर ड्यू टू द डिफेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल चेयरमैन को यह ऑथोराइज करता है कि राज्यसभा के किसी भी मेंबर को ड्यू टू डिफेक्शन वो डिस्क्वालीफाई डिसाइड कर सकता है। इट मीन्स राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर होती है, वो किसी भी मेंबर को उसका डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड कर सकता है। नंबर 3, द चेयरमैन्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू रेज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन हाउस। क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस इन हाउस। हाउस के अंदर किसी भी मेंबर का अगर प्रिविलेजेस का ब्रीच किया गया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेज करने के लिए पहले चेयरमैन का अप्रूवल टेकिंग करना होगा। नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज वेदर एस्टेब्लिश्ड बाय द चेयरमैन ऑफ हाउस और ऑपरेट अंडर द चेयरमैन्स गाइडेंस। कोई भी पार्लियामेंट्री कमिटी चाहे वो चेयरमैन और हाउस के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है वो चेयरमैन की गाइडेंस पर ही ऑपरेट की जाती है। इट मीन्स जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि राज्यसभा के द्वारा बनाई गई है, राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, वो चेयरमैन के गाइडेंस के बेस पर ही वर्क करती है। नंबर 4, चेयरमैन अपॉइंट मेंबर्स टू वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज। ही आल्सो चेयर द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, द रूल्स कमिटी एंड जनरल पर्पज कमिटी। वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटी जितनी भी होती है चेयरमैन ही उसके लिए मेंबर अपॉइंट करता है। राज्यसभा का चेयरमैन ही है जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को चेयर करेगा, रूल्स कमेटी को चेयर करेगा, जनरल पर्पज कमेटी को चेयर करेगा। नंबर 6, द चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स रिलेटेड टू द हाउस एंड नो कैन वन डिस्प्यूट द चेयरमैन्स इंटरप्रिटेशन। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाउस से रिलेटेड रूल्स को इंटरप्रेट करने का वर्क भी चेयरमैन को दिया हुआ है एंड चेयरमैन का कोई भी इंटरप्रिटेशन है उस पर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट नहीं हो सकता। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट। Last year, opposition parties had decided to submit a notice under Article 67B to move a motion of no confidence against the vice president, who also serve as the chairman of the Rajya Sabha। लास्ट ईयर ऑपोजिशन पार्टी ने डिसाइड किया कि वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाएगा। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा इज एन इनफॉर्मल टर्म एंड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन एक इनफॉर्मल टर्म है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। A no confidence motion is introduced in the Lok Sabha and not in Rajya Sabha to assess the government support।
नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ये ओनली लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता। इट रिक्वायर बैकिंग फ्रॉम 50 मेंबर्स एंड आज द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 50 मेंबर्स का बैकिंग होना चाहिए, और अगर 50 मेंबर्स को पास कर देते हैं तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है। दिस इज PYQ related to this. In this session, we will discuss about India Middle East Europe Economic Corridor IMEEC. By news, August 5 and 6 discussions will take place related to a long delayed India Middle East Europe Economic Corridor IMEC. अगस्त 5 और 6 को न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए जाएंगे। While the IMEC was launched on the sideline of the G20 in September 2023, it has not made much progress since due to the October 7 terror attack in Israel and Israel's bombardment of Gaza, in which more than 60,000 people have been killed. सितंबर 2020 में G20 का जो इंडिया के अंदर मीटिंग हुआ था उस टाइम पर IMEC लॉन्च किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 7 को गाजा के द्वारा इजराइल पर अटैक कर दिया गया। रिटेलिएशन के तौर पर इजराइल ने गाजा में बॉम्बार्डमेंट किया, जिसकी वजह से अबाउट 60,000 से ज़्यादा पीपल का किलिंग हुआ। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोग्रेस नहीं हो सका। द इजरायली पोर्ट ऑफ हाइफा इज अ की पार्ट ऑफ द ओरिजिनल IMEC प्रोजेक्ट। पोर्ट ऑफ हैफा जो कि IMEC प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यही वजह है कि IMEC पर ज़्यादा प्रोग्रेस मेड नहीं किया जा सका। अबाउट IMEC कॉरिडोर, IMEC will be a corridor which consists of railroad, ship-to-rail network, and road transport route extending across two corridor. IMEC एक कॉरिडोर होगा जिसके अंदर रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्ट होंगे, और इसके अंदर दो कॉरिडोर होंगे। ईस्ट कॉरिडोर विल कनेक्ट इंडिया टू गल्फ। ईस्ट कॉरिडोर जो होगा वो इंडिया को गल्फ के साथ कनेक्ट करेगा। हम देख सकते हैं मैप में इंडिया को गल्फ के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है, ये ईस्ट कॉरिडोर होगा। एंड नॉर्थन कॉरिडोर विल कनेक्ट द गल्फ टू यूरोप। गल्फ टू यूरोप को कनेक्ट करने वाला जो कॉरिडोर है उसको हम नॉर्थन कॉरिडोर का नेम गिवन करेंगे। Participant countries will work collectively and expeditiously to arrange and implement all elements of the transit route. जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्री होंगे वो कलेक्टिवली वर्क करेंगे एंड ट्रांजिट रूट में जो भी एलिमेंट्स की नीड होगी वो सभी इन पार्टिसिपेंट कंट्रीज के द्वारा अरेंज किए जाएंगे। ऑल कंट्रीज को ऑपरेट टू टेक्निकल डिजाइन, फाइनेंसिंग, लीगल एंड रिलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं वो टेक्निकल डिजाइन में, फाइनेंसिंग में, लीगल एंड रिलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के लिए कोऑपरेट करेंगे। व्हाट इज प्रोग्रेस ऑन IMEC? IMEC पर अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हो चुका है? Progress of IMEC in the northern part of the corridor, which is mostly in West Asia, is going to move slowly due to Israel-Palestine conflict. IMEC इस प्रोजेक्ट का जो नॉर्थन कॉरिडोर का जो नॉर्थन पार्ट है उस पर जो प्रोग्रेस रहा है वो बहुत ही स्लो रहा है, बिकॉज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इसका बहुत बड़ा रीजन है। दिस क्राइसिस engulfed the whole of the West Asia for the larger part of the year, which put the corridor on the back burner. इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ने वेस्ट एशिया का लार्जर पार्ट को एंगल्फ किया है, जिसकी वजह से ये जो कॉरिडोर है ये बैक बर्नर में जा चुका है। एज अ रिजल्ट ऑफ द टेम्परेरी पॉज, टू की स्टेक होल्डर्स सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन हैव नॉट बीन एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट। टेम्परेरी पॉज की वजह से सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन ऐसे कंट्री हैं जो इस प्रोजेक्ट पर कोई भी प्रोग्रेस मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, और ये दोनों ही कंट्रीज इस प्रोजेक्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। प्रोग्रेस ऑफ IMEC ऑन द ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में IMEC पर क्या प्रोग्रेस रहा है? ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर कनेक्टिंग UAE एंड इंडियन पोर्ट, थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड एट अ रिलेटिवली फास्ट पेस। बात अगर ईस्टर्न पार्ट की जाए कॉरिडोर की, जो कि UAE एंड इंडिया पोर्ट को कनेक्ट करता है, इस कॉरिडोर में या इस पार्ट में बेटर तरीके से वर्क किया गया इस प्रोजेक्ट पर। द इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ द टू कंट्रीज आर ऑन अ नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी व्हिच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड नंबर्स। इंडिया और UAE दोनों के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहे हैं, और दोनों के बायलैटरल ट्रेड
काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। यही वजह है कि जो ईस्टर्न पार्ट है IMEC का, उस पर बेटर तरीके से वर्क किया गया है। इंडिया एंड द UAE लॉन्च द वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। इंडिया और UAE दोनों कंट्रीज ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च किया है। दिस विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द IMEC aimed at the reduction of administrative process and time, reduction of logistic and transportation cost, and ease of doing trade। इंडिया और यूएई ने जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च किया है, ये IMEC का एक इंटीग्रल पार्ट होगा, जिसका मेन एम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम को रिड्यूस करना, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईज करना है। अदर एलिमेंट ऑफ द कॉरिडोर। कॉरिडोर के अदर एलिमेंट क्या क्या है? नंबर 1 क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल एंड पाइपलाइन, एनर्जी ग्रिड लिंकेजेस, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। विल हैव टू वेट टिल द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया नॉर्मल। ये सारे जो एलिमेंट हैं, ये वेट करेंगे कि वेस्ट एशिया के अंदर नॉर्मलाइजेशन सिचुएशन किस तरह से पैदा हो। देयरफॉर द कंट्री ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर्स टू यूज दिस टाइम टू डेवलप देयर कैपेसिटी टू इंप्रूव कनेक्टिविटी अमंग देम। प्रेजेंट में ईस्टर्न पार्ट के जितने भी कंट्रीज हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस कॉरिडोर पर बेटर तरीके से वर्क करें, और वेस्टर्न कंट्रीज या फिर जो नॉर्थन पार्ट है इस कॉरिडोर का, उस पर वर्क करने के लिए अपने इनिशिएटिव्स स्टार्ट करें। What India can do? Number 1, India especially can use this time to prepare its ports, develop specific economic zones along the connectivity nodes, and improve its domestic logistics for seamless integration with the IMEC। इंडिया को मेनली यहाँ पर जो सबसे पहला वर्क करना होगा, वो अपने पोर्ट को प्रिपेयर करने पर फोकस करना होगा, एंड अपने स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन SEZ को डेवलप करना होगा। साथ ही डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही इसको IMEC के साथ इंटीग्रेट करने के लिए इसको एफर्ट्स करने होंगे। नंबर 2, with IMEC, India aims to position itself as a global supply chain alternative। For this, India should take steps towards enhancing its manufacturing competitiveness। IMEC के साथ इंडिया का जो मेन एम है, वो ये है कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अल्टरनेटिव के तौर पर अपने आप को पोजीशन करना चाहता है, और इसके लिए इंडिया को कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को इनहांस करने के लिए स्टेप्स टेकिंग करने होंगे। नंबर 3, इंडिया शुड पुश फॉर द IMEC सेक्रेटेरिएट व्हिच कैन मेक द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द IMEC मोर ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि IMEC का एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाए। सेक्रेटेरिएट अगर बन जाएगा तो IMEC को एक स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से IMEC पर वर्क किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।